हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी टुकराला एंड आई वेलकम यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे ही मैं आपको ये नाम बताती हूँ ब्रीदिंग, आपको यही ध्यान आता होगा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो कि है हमारा इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबको ये तो पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल आउट हो जाती है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है एक्चुअल मैकेनिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है इंटरचेंजेबल टर्म्स है, जो कि वो नहीं होती है, दोनों ही बहुत ही अलग टर्म्स है। और क्या क्या हमारे जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, कैसे हमारा एक्सचेंज का पूरा प्रोसीजर जाता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है दोनों गैसेस की, तो ये सब हम लोग जानने जा रहे हैं इसी चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग 4 सब टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्या क्या हमारे जो ऑर्गन्स है वो एसोसिएटेड है विद द रेस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट सब टॉपिक हम लोग देखेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है और उनका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बॉडी कैसे रहता है। लास्ट सब टॉपिक जो हम देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन एक्चुअली रेगुलेट कहां से हो रही है, कैसे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है, और जो भी डिसऑर्डर्स इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। और लास्ट सब टॉपिक हमारा वही होगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, जो कि हम हर चैप्टर के एंडिंग के अंदर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सब टॉपिक से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, मैकेनिज्म को ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे कि क्या क्या हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज करना चाहती है। सो द ऑक्सीजन इट इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक द ग्लूकोज एंड दे डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ऑक्सीजन ना ही सिर्फ हम लोग इनहेल करते हैं, बट हमें उसे और किस चीज में जरूरी होता है, इट इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द ऑब्टेनिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी, जैसे कि ग्लूकोज, जिससे कि हम एनर्जी डिराइव करते हैं। वो हम कैसे करते हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे नेसेसरी होती है फॉर डिराइविंग दिस एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज एंड यूजिंग दैट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। Carbon dioxide, which is harmful and is also released during the above catabolic reaction, it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. So carbon dioxide जो कि एक हमारी harmful गैस है, इस catabolic reaction के दौरान जो है ये रिलीज होती है, और it is evident कि ऑक्सीजन जो है it has to be continuously provided to the cells, और CO2 जो है continuously produce होती है सेल से, और वो जो है continuously release out होती है। तो ये हमारा जो है continuous process रहता है कि ऑक्सीजन जो है हमारी इनहेल होती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक्सहेल आउट होती रहे। तो ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बॉडी इसे कंटिन्यूअसली जो है करती रहती है, कंटिन्यूअसली बॉडी जो है इसे करती रहती है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। एनसीईआरटी में ये ही आपको जो है सेंटेंस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में रहता है। ब्रीदिंग क्या होती है, हमारी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली इस प्रोसेस को कहते हैं। पर रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या आते हैं, इट इज अ केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है वो कैसे एनर्जी डिराइव कर रही है, वो कैसे जो है हमारी अंदर यूज हो रही है, उस प्रोसेस को हम लोग जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। तो समझ आया दोनों के बीच का डिफरेंस, समझ आया दोनों के बीच का डिफरेंस कि ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, पर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज हो रहा है टू डिराइव द एनर्जी। सो ब्रीदिंग क्या है, इट इज सिंपली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ द फाउल एयर। और रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें हमारी ऑक्सीजन जो है यूज होती है टू ऑक्सीडाइज द फूड, उससे क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर होता है, एनर्जी होती है। सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग के अंदर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, पर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
ब्रीदिंग इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, और जबकि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो हमारा इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब वो सेल के अंदर होता है, क्योंकि सेल को ही एनर्जी चाहिए होती है तो सेल के अंदर होता है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। क्या क्या हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो कि नेसेसरी होते हैं टू परफॉर्म दी रेस्पिरेशन। सो द मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग दे वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैकेनिज्म रहता है हमारा ब्रीदिंग का, वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके लेवल के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट होता है। हमारे अंदर कौन से जो मेन हमारी एसोसिएटेड होती है, लंग्स है ना, हमारे अंदर जो है लंग्स जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। पर काफी सारे जो एनिमल्स है, जो लोअर एनिमल्स है, उनके अंदर जो है बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स से, जो कि है हमारे स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। इनका एक्सचेंज जो है ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है बाय देयर बॉडी सरफेस। उनके पूरा बॉडी सरफेस केपेबल होता है फॉर द डिफ्यूजन, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। सो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की जब हम लोग बात करते हैं, जिसमें हमारे एग्जांपल आते हैं किसके, स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, उनके अंदर जो उनका एंटायर बॉडी सरफेस है वो डिफ्यूजन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं अर्थवर्म्स, जो कि अपनी जो है मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर घुमाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो अर्थवर्म का क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, एंड इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है इन द बॉडी। Specialized vascularized structure called the gills, they are used by most of the aquatic arthropods। जब हम aquatic arthropods की बात करें या फिर इवन हम लोग aquatic animals की बात करें, तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे स्पेशल vascularized structures होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। और मॉलस्क के अंदर भी क्या होता है, इन्हीं वैस्कुलराइज्ड बैग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, विच आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग क्या है, हम लोग टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, तो हमारे अंदर भी लंग्स होती है, हमारे अंदर भी लंग्स होती है। पर मॉलस्क्स और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो कि स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। Among the vertebrates, the fishes they use the gills, whereas reptiles, birds and mammals they respire through the lungs. Vertebrates की जब हम लोग बात करें तो उसके अंदर सिर्फ fishes ही हैं ऐसी जो कि gills यूज करती है, पर जो reptile, birds और mammals होते हैं they respire through the lungs। अच्छा, आपको ये पता है कि जो embryonic human होता है, human की embryonic form होती है, उसके अंदर भी gills होती है। इससे जो है हमारे एक रिलेशनशिप पता चलता है कि हम लोग फाइलोजेनेटिकली फिशेस के बाद आते हैं, है ना। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑन ह्यूमंस, इट हैज गिल्स। सो ये बताता है कि हाँ, सबसे पहले फिशेस आए थे एंड फिशेस के बाद ही हम लोग आए हैं। सो द एम्फीबियंस लाइक द फ्रॉग्स दे कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी और गिल्स दोनों से रिस्पायर कर सकते हैं, जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं। मैमल्स के अंदर ही एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिनके अंदर डिफरेंट जो है ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं जो रेस्पिरेशन कैरी आउट करने में मदद करते हैं। सो एंटायर बॉडी सरफेस किसके अंदर होता है, स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटफॉर्म एंटायर बॉडी सरफेस से रिस्पायर करते हैं। देन अर्थवर्म हमारा स्किन से रिस्पायर करता है। इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है। पाइसेस और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर गिल्स होती है और एम्फीबियंस और मैमल्स के अंदर लंग्स होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो ये तो पता है कि नोज से हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, हमारी ये नोज होती है, नोज से हमारी एयर अंदर जाती है, ऐसा ही होता है ना। नोज से हमारी एयर जो है वो अंदर जाती है, उसके बाद में वो जाती है किसमें, फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज होता है ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या होता है, हमारा कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर।
उसके बाद में फूड जो है हमारा ईसोफेगस के अंदर चला जाता है और एयर हमारी किस में जाती है, ट्रैकिया में जाती है। एयर हमारी ट्रैकिया में जाती है। उसके पहले आता है हमारा लैरिंग्स जो कि होता है हमारा वॉइस बॉक्स, फिर आते हैं हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जो कि फाइनली टर्मिनेट किस में कहते हैं, करते हैं एयर सैक्स जो कि होती है हमारी एल्वियोलाई। सो द नेजल चेंबर जो है ओपन करता है इनटू फेरिंग्स जो कि लैरिंग्स को लीड करता है। लैरिंग्स के अंदर वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड बॉक्स होता है विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। आपने कईयों के अंदर देखा होगा जैसे मेल्स के अंदर यहाँ पे कुछ निकल रहा होता है ना, कुछ बोन सी निकल रही होती है जो कि हमारा क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है। एडम्स एप्पल होता है जो कि मेल्स के अंदर हैवी जो उनकी वॉइस होती है उसी वजह से होती है क्योंकि वो एडम्स एप्पल मौजूद होता है। तो वो भी हमारा लैरिंग्स का ही पार्ट है, वॉइस बॉक्स का ही पार्ट है। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles, they are supported by incomplete cartilaginous rings जिससे कि वो collapse ना हो in the absence of air। अब जैसे हमारी trachea है, जब हम ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया को अगर कभी एयर मौजूद ना हो, कहीं वो हमारी जो है ट्यूब कोलैप्स ना कर जाए, उसके लिए उसके अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जिससे कि वो एयर ना होने पे भी इंटैक्ट रहे, वो कोलैप्स ना करे। So the each bronchiole it terminates into an irregularly walled vascularized bag called the alveoli। तो देख लेते हैं एक बारी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग नेजल चेंबर से स्टार्ट करते हैं। तो वो देखो ये वाला हमारा लैरिंग्स का पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा एडम्स एप्पल भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारा एडम्स एप्पल भी देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर आप ये देख सकते हो कि कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो कि उसकी कोलैप्सिंग नहीं होने देती है। फिर ट्रैकिया जो है लीड करती है इनटू ब्रोंकाई जो कि मोटी मोटी हमारी जो है ट्यूब्स होती है। फिर वो बाइफरकेट करती है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स जो कि है ब्रोंक्यूल्स, और वो टर्मिनल जो है ब्रोंक्यूल्स जो है टर्मिनेट हो जाती है इनटू जाके एयर सैक्स कॉल्ड दी एल्वियोला। लास्ट में जो है जैसे ये अगर ब्रोंकाई है, ये हमारी ब्रोंक्यूल है, ये यहाँ पे जाके एक एयर सैक के अंदर टर्मिनेट कर जाएगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। तो ये है बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So the branching network of bronchi, bronchioles and the alveoli is collectively it forms the lungs। आप lungs को जब देखो तो इसके अंदर bronchi, bronchioles और alveoli ही दिखेंगे। तो ये collectively क्या form करती है, हमारी इकट्ठे होके lungs form करती है। So the two lungs they are covered by a double layered प्लूरा जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जिससे कि फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस हमारा कम हो जाता है। तो जैसे अगर हमारी ये लंग है तो इसके पास में ये होगा प्लूरा होगा और इसके बीच में क्या होगी, फ्लूइड होगा, प्लूरल फ्लूइड होगा। यहाँ पे भी प्लूरा है, यहाँ पे भी प्लूरा है, तो बीच में दो प्लूरा की लेयर्स के क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड होगा जो कि फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस को प्रिवेंट करता है, उसको कम करता है। सो इसके अंदर हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली दो कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रकिया। सो द मेन फंक्शन क्या होता है, दो कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर टोटल कौन कौन सी चीजें होती है, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रकिया। इस कंडक्टिंग पार्ट के क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। सबसे बड़ा फंक्शन तो यही होता है कि बाहर की जो एयर है उसे एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरा, रिमूविंग द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, ह्यूमिडिफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर। बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं उनको म्यूकस के अंदर ट्रैप करके बाहर निकालना है। हमारी नॉस्ट्रिल्स एक तरीके से जो है एयर चेंबर्स की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो म्यूकस और जो हेयर होते हैं वो एयर को फिल्टर आउट करने में मदद करते हैं। जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, सो the conducting parts, the nostrils, they can also help in the foreign particles removal। एयर को ह्यूमिडिफाई करना होता है और उसे बॉडी टेम्परेचर पे लाना होता है। अब देखो जैसे आजकल बहुत ठंड है तो ठंडी एयर को अंदर जाते समय ह्यूमिडिफाई करना, उसे बॉडी टेम्परेचर पे लाना और फिर उसे जो है आगे बॉडी के प्रोसेसेस में लाना, ये वाला काम भी हमारा कंडक्टिंग पार्ट्स का होता है। सो कंडक्टिंग पार्ट्स हमारे दो होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सचेंज पार्ट, वो क्या होते हैं हमारे एल्वियोलाई। सो इट इज द साइट जहां पे एक्चुअल जो है हमारी डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर।
सो द एक्सचेंज पार्ट हमारे एल्वियोलाई होते हैं, जो कि ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट। हाँ, कंडक्टिंग पार्ट हो गया और एक्सचेंज पार्ट हो गया, दो हमारे पार्ट्स होते हैं। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा दो पार्ट्स में होता है, कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज। कंडक्टिंग के अंदर, जिसके अंदर जो एयर है हमारी कंडक्ट हो रही है, हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है। और एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट जहां पे हमारा एक्चुअल जो है एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एल्वियोलाई। सो रेस्पिरेटरी, बेसिकली द रेस्पिरेशन, उसके जो है फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, ब्रीदिंग और पर्मनरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे हम लोग ड्रॉ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एल्वियुलर एयर है उसे ब्रीद आउट करते हैं। जो ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियुलर एयर को जो है हम लोग बाहर थ्रो आउट करते हैं। दूसरा होता है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है एक्सचेंज होती है। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि ब्लड के थ्रू होता है। फोर्थ हमारा है डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, एंड लास्ट हमारा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि हमारा क्या होता है, बेसिकली रेस्पिरेशन होता है। जो हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, और उससे क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर हम एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल आउट करते हैं। दूसरा है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी अक्रॉस द एल्वियुलर मेम्ब्रेन जो है डिफ्यूज होती है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड। फोर्थ, डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, एंड लास्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द सेल्स, और जिससे कि जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की जब हम लोग बात करते हैं, सो ब्रीदिंग इट इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है हमारा, बेसिकली इनहेलेशन होता है, विच इज द इंस्पायरिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, एंड एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन, जिसमें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सपायर करते हैं। So during the inspiration, the atmospheric air it is drawn in, and during expiration, alveolar air it is released out. तो inspiration के टाइम पे हम लोग जो एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग ड्रॉ इन करते हैं, और एक्सपिरेशन के अंदर एल्वियुलर एयर को हम लोग रिलीज आउट करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। So the movement of air in and out it takes place due to the difference in the pressure gradient. In और out कैसे move करती है, by the difference in the pressure gradient. So the inspiration it occurs when pressure inside the lungs it is less, and expiration occurs when the pressure is more in lungs than the outside. हमेशा high pressure से low pressure में जाता है। तो inspiration कब होगी, जब हमारे lungs का pressure कम होगा than the atmospheric pressure, तो air जो है अंदर inhale होगी। और expiration कब होगी, जब हमारे lungs का pressure ज्यादा होगा than the atmospheric pressure, और वो lungs से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाली air बाहर move कर जाएगी। तो ये है हमारा mechanism of breathing. So इसके अंदर हमारे कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि कहां पे मौजूद होते हैं, हमारे बिटवीन द रिब्स, एंड दे हेल्प इन डेवलपिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू द चेंज इन देयर वॉल्यूम. सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स इट लिफ्ट्स द रिब्स एंड द स्टर्नम, causing an increase in volume of the thoracic cavity that results in the decrease in pressure. जो कंट्रैक्शन होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स की, वो क्या करता है, रिब्स को लिफ्ट अप कर लेता है, रिब्स को लिफ्ट अप कर लेता है और स्टर्नम को भी लिफ्ट अप कर लेता है. अगर वो रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट अप कर लेगा, अगर हमारी रिब्स और स्टर्नम जो है लिफ्ट अप हो जाएगी, देखो रिब्स और स्टर्नम जो है लिफ्ट अप हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम जो है थोरासिक कैविटी वो बढ़ जाएगी और वहां पे जो है प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कम हो जाएगा और जो नेट मूवमेंट है वो एयर की वो आउटसाइड से इनसाइड आ जाएगी. इस डायग्राम में आप देख सकते हो. तो इस डायग्राम में जब हम लोग देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि रिब्स और जो स्टर्नम है हमारा रेज्ड है और
उसकी वजह से हमारा जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्टेड है, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्टेड है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इट इज इंक्रीज और एयर जो है अंदर एंटर कर जाती है। और इसी का उल्टा जो है हमारा एक्सहेलेशन के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होगा, डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाएगा और इंटरकोस्टल मसल जो है रिड्यूस कर लेंगे किसको, थोरैसिक कैविटी को रिड्यूस कर देंगे, मतलब रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे और उससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और लंग्स के अंदर एक हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, जो एल्वियुलर एयर है, वो मूव आउट कर जाएगी आउट ऑफ द लंग्स और हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी। So the volume of air involved in breathing movement it is estimated using a spirometer. So जो volume of air involved है in the breathing movement it is estimated using a spirometer which is used for the clinical assessment of the pulmonary functions. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द टाइडल वॉल्यूम्स। तो रेस्पिरेशन से कौन सी वॉल्यूम्स एसोसिएटेड होती हैं और कैपेसिटीज एसोसिएटेड होती है। सो द फर्स्ट वॉल्यूम इज द टाइडल वॉल्यूम विच इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब एक हम नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है, जब एक नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा टेक प्लेस हो रहा है तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड जो एयर की वॉल्यूम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और वो कितना होता है, इट इज अबाउट 500 ml इन अ हेल्दी मैन, 500 ml होता है इन अ हेल्दी मैन। देन हमारा आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एक नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन के अलावा जब हम फोर्सफुली एयर को इंस्पायर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारी 2500 ml से 3000 ml तक जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसके अंदर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन है इट कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जो कि हमारी 1000 ml से 1100 ml तक। नेक्स्ट हमारी आती है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर इट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब फोर्सफुली भी हमने एक्सपायर किया तो भी कुछ वॉल्यूम ऑफ जो एयर है हमारी लंग्स में रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि है अराउंड 1100 ml टू 1200 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच इज द टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो टाइडल वॉल्यूम की हमारी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 प्लस 2500, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई, 3000 ml के अराउंड, है ना। तो जब हम एक्सपिरेटरी की बात करते हैं तो 500 प्लस 1500 तो अराउंड 2000 ml हमारी क्या हो गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी क्या होगी, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी 1100 है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारी क्या है, 1100 है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारी 1100 है, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 1600 ml आ जाएगा। 1600 ml। तो जब हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा 1100 प्लस 1100, तो अराउंड 2200 हमारी जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रहती है लंग्स की। देन आती है हमारी वाइटल कैपेसिटी विच इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन अ पर्सन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन कर सकते हैं उसे हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि टोटल किसकी वजह से बनता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हमारी क्या हो गई, टाइडल वॉल्यूम विच इज 500 प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि है हमारी 2500, तो कितनी हो गई है हमारी, अराउंड 4100 ml। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ लंग एट द एंड ऑफ अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जितनी एयर हमारी लंग होल्ड कर सकती है विदाउट एक्सपायरिंग, उसको हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि किससे कैलकुलेट होती है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, या फिर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी विच इज 4100 ml प्लस दी रेजिडुअल वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी थी अराउंड 1100 ना, तो 5000 के अराउंड जो है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आती है, जो कि हम इसको बहुत इजीली जो है ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो देखो, अगर हमने ग्राफ को प्लॉट किया इन वॉल्यूम इन लीटर्स बाय टाइम इन सेकंड्स, लीटर्स में देख रहे हैं, हमने मिलीलीटर्स के अंदर देखा था। तो जब हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी देखते हैं तो वो है हमारी 2000, है ना,
तो देखो वो यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट हो गई है। फिर हमारी आती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो कि है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच इज then total lung capacity is equal to vital capacity plus residual volume। तो ये ग्राफ जो है याद कर लो, उससे आपको लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज बहुत इजीली याद हो जाएंगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके बाद में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, उसके बाद में हमने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे टेक प्लेस करता है, रेस्पिरेशन के अंदर कौन से बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और लास्टली हम लोगों ने देखा कि रेजिडुअल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो इससे रिलेटेड एक बार जो है हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम द गैसियस एक्सचेंज जो है हमारा टेक प्लेस होता है, एल्वियोलाई, फेरिंग्स, लारिंग्स या फिर ट्रकिया। तो जब हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं, इट इज द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही हुआ ना, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला प्रोसेस हमारा कहां पे होता है, जो एक्चुअल डिफ्यूजन है हमारा कहां पे होता है, ए एल्वियोलाई में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए एल्वियोलाई बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक्स and is the central compartment of the thoracic cavity, A hilum, B pleura, C mediastinum या फिर D thoracic cage। दो प्लूरल सैक्स के बीच में कौन सा जो है सेंट्रल कंपोनेंट लोकेटेड होता है, A hilum, B pleura, C mediastinum या फिर D thoracic cage। So the option C is correct, which is mediastinum. This is the correct option. Next question, the maximum volume of air contained in the lung by a full forced inhalation। जब maximum volume of air जो कि एक लंग जो है कंटेन कर सकती है इन अ लंग बाय द फोर्सफुल इनहेलेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, वेंटिलेशन रेट या फिर टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन डी टोटल लंग कैपेसिटी की जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग इट कैन टेक आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। Next question, which of the following organs functions as an air conditioner? कौन सा organ जो है it can function as an air conditioner? A larynx, B pharynx, C nasal chamber या फिर D all of the above। कौन सा organ जो है air conditioner की तरह act करता है, जो कि मैंने आपको बताया था हमारी जो nostrils होती है, जो nasal chambers होते हैं उनके अंदर hair और mucus होता है जो कि foreign particles को wash out करने में मदद करता है ना, मैंने यही बताया था। ऑप्शन सी nasal chambers। So the last question in aves the exchange of gases that occurs within। जब हम birds की बात करें तो हमारे जो exchange of gases है birds के अंदर कहां पे होती है, A lungs, B air sacs, C air sacs and lung या फिर D none of these। किसके अंदर exchange of gases होती है जब हम birds की बात करें, तो birds के अंदर भी lungs ही होती है जैसे कि mammals के अंदर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा lungs। तो बच्चों ये थे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और जो बेसिक मैकेनिज्म रहता है ब्रीदिंग का, कैसे हमारी जो है ब्रीदिंग होती है, और टाइडल कह रही हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो है वो देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।